नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज हम संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक डिस्कशन करेंगे। तो अनुच्छेद 12 कहता है राज्य क्या है। तो राज्य के बारे में अनुच्छेद 12 बताता है। अब राज्य में कौन कौन आ जाएगा। भारत की सरकार आ जाएगी, संसद आ जाएगी। आप जानते हैं संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, संसद 79 में है और राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। ये आप जानते हैं। अब आगे है राज्यों में से राज्य की प्रत्येक सरकार। राज्यों में से राज्य की प्रत्येक सरकार राज्य है। विधानमंडल तथा राज्य क्षेत्रों के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद कुछ लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट का वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसी सारी विधियां जो फंडामेंटल यानी मूल अधिकार के असंगत है या उनको कम करने वाली विधियां वो वाली विधियां सभी शून्य होंगी। या 13 का पहला, संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग से असंगत है, यानी फंडामेंटल राइट से असंगत है, वो सारी शून्य होंगी। या राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या कम करती है या उल्लंघन करती है। प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक जितनी मतलब विधि का जितना मात्रा वो उल्लंघन करती है फंडामेंटल राइट का, वो शून्य होगी। अनुच्छेद 13 का 3 है कि इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। क्या ना अपेक्षित हो? तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, कोई भी ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जाएगा, वो विधि नहीं बनाई जाएगी, नियम विनियम नहीं बनाया जाएगा। अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा सारी जो है क्या है, ये शून्य होंगी जो अनुच्छेद फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती। अब ही आगे है प्रवर्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या सक्षम अधिकारी द्वारा ये सारी जो है क्या होंगी, संविधान के प्रारंभ से परितः या बनाई गई विधि या उसके किसी भाग पूर्णतः सब शून्य होंगे जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं। अगला अनुच्छेद लेते हैं, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता यानी सारे जो लोग हैं विधि के समक्ष समान होते हैं। अब इसमें 3 विधि का शासन में 3 लोग आ जाते हैं, विधि की सर्वोच्चता, सुपीरियरिटी और विधि के समक्ष समता और संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। ये 3 चीज़ें आ जाती हैं विधि का शासन में। अब विधि के समक्ष समता यानी राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि बनाने को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और विधि के समक्ष समता यानी अनुच्छेद 14। अभी एक है सफला नंदिनी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है 2002 का। इसमें बताया गया कि पीजी में मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए काउंसिल संबंधी नियम इस मात्रा के आधार पर आयुक्त ना होगा कि अच्छे मेरिट के अभ्यर्थी को उसके पसंद का विषय पाठ्यक्रम देने से इनकार करता है। ये जो है केस था अनुच्छेद 14 के तहत। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब 15 का पहला क्या कहता है, राज्य के किसी नागरिक यानी राज्य का कोई भी नागरिक के विरुद्ध केवल शब्द ध्यान रखें, केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। केवल धर्म, अगर धर्म प्लस कुछ जुड़ता है तो वहाँ पर बात दूसरी हो जाएगी। यहाँ पर केवल शब्द ध्यान रखेंगे। अगर कोई नागरिक केवल, यहाँ भी केवल ध्यान याद रखेंगे 15 का 2 में, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी आधार पर कहाँ पर
रोक नहीं लगाएगा। दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालय में, होटल में, सार्वजनिक मनोरंजन में के स्थान में प्रवेश पर रोक नहीं लगाएगा। अब 15 का 2 का खा कहता है पूर्णतः या भक्ता है, राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, सार्वजनिक समागम के स्थान हैं के संबंध में किसी नियोग्यता या दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा, यानी इनमें सब में आप जा सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अनुच्छेद की कोई बात स्त्री बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से रोका नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी जो है स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आ जाइए 15 का 4। इस अनुच्छेद की 29 के खंड 2, 29 का खंड 2 क्या कहता है? राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक, यानी किसी भी नागरिक को केवल मूल, वंश, धर्म, जाति के आधार पर रोका नहीं, वंचित नहीं किया जाएगा। तो यही कहता है 29 के 2 में कहता है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों विशेष उपबंध करने से रोकेगी नहीं। अनुच्छेद 15 का 5 है, कहता 19 के खंड 1 के 6 में, अब 19 का खंड 1 का 6 क्या है? कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कारोबार करने से किसी भी नागरिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए जहाँ विशेष वर्गों के उपबंध शिक्षा संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित उनको जो है विशेष उपबंध किया जा सकता है, ये कह रहा है 15 का 4। 15 का 6 इन अनुच्छेद के 19 के खंड 1 के 4 में उपबंध या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को, अब क्या है, खंड 4 और 5 में वर्णित भिन्न नागरिकों को आर्थिक रूप, यानी EWS कहाँ पे है? 6 के का में बताया गया है। और यहाँ पर जो है 6 के खा में कहा गया है कि आर्थिक रूप से EWS के शैक्षणिक, यानी जो संस्थाएं हैं उन पर उपबंध किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।